हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 के मैथ्स की। और इस सीरीज में अभी तक हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के डोमेन फाइंड करना सीख लिया है। तो हमारी कैलकुलस की सीरीज में अभी हम फिलहाल वहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी हम क्लास 11 के दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो होगा वो हम स्टडी करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ बाइनोमियल थ्योरम। क्या है ये चैप्टर, क्या करना होता है हमें इस चैप्टर में, चलो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी आइडिया होगा तो आप कुछ पता होगा कि हम बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, एक एक्सपांसन की बात करते हैं। कहने का मतलब, सपोज अगर मैंने आपसे पूछा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो हम बड़े आसानी से बता देंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। उसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, तो आप इसे भी बहुत आसानी से बता दोगे, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इट्स ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। लेकिन सपोज मैंने पूछा कि बताओ a प्लस बी रेज टू द पावर 4 क्या होगा, तो अब थोड़ा सा ये काम हमारे लिए क्या हो सकता है, एक लेंदी प्रोसेस हो सकता है। हम फाइंड तो वैसे भी कर लेंगे, कैसे करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर से दो ऐसे ऐसे टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे और दोनों के स्क्वायर को वापस से आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें एक रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ तक की बात भी ठीक है। a प्लस बी रेज टू दी पावर 5 की बात करूँ तो वहाँ पे भी हमको क्या होगा कि हम क्यूब वाले और स्क्वायर वाले को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इट्स ओके, चलो अभी छोटे छोटे टर्म्स आ रहे हैं, हम इसे मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं। अगर मैंने बोल दिया कि बताओ a प्लस बी रेज टू दी पावर 10 क्या होगा, तो अब तो हम क्या देखते हैं कि अभी भी हम अपने आंसर तक तो पहुंच सकते हैं। मतलब a प्लस बी रेज टू दी पावर 10 को फाइंड करने के लिए हम थोड़ा सा एक लंबा कैलकुलेशन का प्रोसेस अप्लाई करेंगे तो हम उस स्टेज तक पहुंच सकते हैं। बट क्या ये पॉसिबल है हमेशा इस अप्रोच को अप्लाई करना? तो ऑब्वियस सी बात है, ये लेंदी प्रोसेस है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और ये हमें बहुत टाइम लेके देगा। तो आज हम अपने उसी a प्लस बी रेज टू दी पावर 10 या a प्लस बी रेज टू दी पावर एनी हायर वैल्यू को किस तरीके से एक्सपैंड करते हैं उसके बारे में समझने वाले हैं। सो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने अपने डिस्कशन को स्टार्ट किया था, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है। यहीं से हम अपने a प्लस बी रेज टू दी पावर एनी वैल्यू मतलब n के एक्सपांसन पे आएंगे। ठीक है, तो इसी को हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और यहीं से हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो ऑब्जर्वेशंस, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम इसे देखते हैं, दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इट्स ओके। a प्लस बी का क्यूब क्या होता है, तो हमें पता है a प्लस बी का क्यूब ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब होता है। ओके, उसी तरीके से अगर मैंने आपसे पूछा कि a प्लस बी रेज टू दी पावर 4 क्या होता है, तो अभी ये थोड़ा सा एक डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा। क्या डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा कि हमें a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी मुझे इसका आंसर पता है तो मैं अभी आपको बताता हूँ। जब आप पूरे इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी इसके बारे में आइडिया हो जाएगा और आप भी डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन का वैल्यू लिख सकते हो। मतलब इसका एक्सपांसन क्या आएगा वो आप डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हो। तो मुझे पता है तो मैं इसे बताऊंगा कि ये a रेज टू दी पावर 4 आएगा, देन 4a क्यूब इंटू बी आएगा, देन 6a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा, देन 4a बी क्यूब आएगा एंड देन b रेज टू दी पावर 4 आएगा। ठीक है, अब ये एक्सप्रेशन मैं डायरेक्टली कैसे लिख पाया हूँ, तो ये एक्सप्रेशन मैं डायरेक्टली लिख पाया हूँ बाय यूजिंग द एक्सपांसन मेथड या और बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम बेसिकली अप्लाई कहाँ पे होता है, तो पहले हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में समझते हैं कि ये बाइनोमियल वर्ड का मतलब ही क्या होता है। तो बाइनोमियल बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बाई और नोमियल, जिसमें बाई का मीनिंग होता है दो, इस बाई का मीनिंग होता है टू और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स।
मतलब जब दो टर्म्स आपस में इन्वॉल्व हो तो उनके एक्सपांसन के लिए हम इस प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, बाद में मैं इसी प्रोसेस को अप्लाई करके बताऊंगा कि जब ये दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन आ जाएंगे तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो उससे अभी हमको बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। चलो आते हैं अपने डिस्कशन पे, और कैसे हम एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो हम एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, और वो ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है कि हम देखते हैं कि मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर कुछ कैसा है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक दूसरे फॉर्म में एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a स्क्वायर और b रेज टू द पावर 0। ठीक है, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज़ 1, तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस टर्म को मैं ऑब्जर्व करूँ तो बेसिकली ये 2 रेज टू द पावर 2 a रेज टू द पावर 1 b रेज टू द पावर 1 है, और ये b स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि a रेज टू द पावर 0 है। ठीक है, क्या उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन में मैं सोच सकता हूँ। अभी मैं जो ये एक्सप्रेशन है मैं उनके टर्म्स की बात करूँ, उनके पावर्स की बात पहले कर समझता हूँ। ठीक है, फिर बाद में ये जो नंबर्स कैसे लगे हुए वो नंबर्स पे भी हम आ जाएंगे। तो अब इनको देखो, तो ये क्या है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ a क्यूब b रेज टू द पावर 0 प्लस 3a स्क्वायर, और ये है b रेज टू द पावर 1 प्लस 3a रेज टू द पावर 1 b स्क्वायर, और फिर क्या है ये a रेज टू द पावर 0 b क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने इसी टर्म्स को बस उसके करस्पॉन्डिंगली पावर को पर्टिकुलरली मैं वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेंशन कर रहा हूँ, ताकि हमें थोड़ा कंसेप्ट को समझने में आसानी हो। ठीक है, इस पे आते हैं, ये क्या है, तो दिस इज a रेज टू द पावर 4 इंटू बी रेज टू द पावर 0 है, प्लस 4a क्यूब और b रेज टू द पावर 1 है, देन 6a स्क्वायर b स्क्वायर है, देन 4a रेज टू द पावर 1 और b रेज टू द पावर क्यूब है, एंड दिस इज a रेज टू द पावर 0 एंड b रेज टू द पावर 4 है। अब थोड़ा ऑब्जर्वेशंस पे आते हैं, क्या है ऑब्जर्वेशन हमारा। तो अब ऑब्जर्वेशन में ये देखते हैं कि अगर मुझे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना था तो मैंने क्या किया यहाँ पे, तो मैं यह ऑब्ज़र्व करता हूँ कि मेरे a और b के पावर्स को मैं थोड़ा ऑब्ज़र्व करता हूँ। मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पहले टर्म में a की जो डिग्री है वो है 2, मतलब a का जो पावर है वो कितना है 2 है। उसके नेक्स्ट वाले टर्म में a का पावर 1 हो गया, उसके नेक्स्ट वाले टर्म में a का पावर 0 हो गया। मतलब क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि a का पावर डिक्रीज होता हुआ आ रहा है। क्या दूसरे वाले एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा ही है क्या, देखते हैं। a प्लस बी रेज टू द पावर क्यूब है, तो स्टार्ट कहाँ से हुआ, a रेज टू द पावर क्यूब से स्टार्ट हुआ, और नेक्स्ट टर्म में a स्क्वायर आया, देन a1 आया, a रेज टू द पावर 1 आया, देन a रेज टू द पावर 0 आया। तो एक ऑब्जर्वेशन हमें समझ में आ गई। क्या समझ में आ रही है कि मेरे जो पहली टर्म है उसका पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलता है, मतलब स्टार्ट हम वहाँ से करेंगे और धीरे धीरे डिक्रीज होते हुए चले जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखो, तो a प्लस बी रेज टू द पावर 4, तो जो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री है वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। हर केस में वैसा ही हो रहा है क्या, यस, हर केस में वैसा ही हो रहा है। तो क्या देखते हैं यहाँ पे भी, क्या ये ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पे भी फॉलो हो रही है, यस। तो a रेज टू द पावर 4, a रेज टू द पावर 3, a रेज टू द पावर 2, a रेज टू द पावर 1 एंड a रेज टू द पावर 0। सो a का पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट पावर टिल 0। और अगर हम उसी तरीके से b को ऑब्जर्व करें तो हम क्या देखते हैं कि b का पावर बिल्कुल एग्जैक्टली इसके रिवर्स ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। कहने का मतलब ये हाईएस्ट से 0 की तरफ जा रहा है तो वो 0 से हाईएस्ट की तरफ जा रहा है। सी b रेज टू द पावर 0 देन 1 देन 2, सिमिलरली b रेज टू द पावर 0 देन 1 देन 2 देन 3। यहाँ पे पावर 4 है तो ये देखो 0 1 2 3 4। तो अब एक बात तो हमको यहाँ से कंक्लूड हो चुकी है कि अगर a प्लस बी रेज टू दी पावर n होगा तो मेरे a का पावर को मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, तो a रेज टू दी पावर n से स्टार्ट करना है और उसको सब्सिक्वेंटली क्या करते जाना है, मुझे डिक्रीज करते चलना है। मतलब ने पहला a रेज टू दी पावर n होगा, उसके बाद a रेज टू दी पावर n-1 होगा, उसके बाद a रेज टू दी पावर n-2 होगा, और अप टू ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम लोग, a रेज टू दी पावर 0 तक जाएंगे। और सेम लॉजिक किसके साथ अप्लाई कर देंगे, b के साथ, क्या, इसका रिवर्स ऑर्डर। तो उसे हम 0 से स्टार्ट करेंगे और n पे जाकर एंड करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई।
तो ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स के बारे में तो अब हमें आइडिया हो गया है। अब हम आते हैं नंबर्स पे, ठीक है। तो इन नंबर्स को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आपको एक चीज़ पता हो सकती है या होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो अभी के लिए नोट कर लेते हैं हम लोग। क्या कि NCR क्या होता है। NCR बेसिकली कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से निकला हुआ एक टर्म है NCR, जिसका मीनिंग होता है सेलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली ये क्या है, सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और इसका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, दैट फार्मूला इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r होता है। ये जो सिंबल लगा रहा हूँ मैं, ये सिंबल किस चीज़ का सिंबल है, तो ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ठीक है। क्या होता है फैक्टोरियल, अगर आपको फैक्टोरियल के बारे में भी नहीं पता है तो उसे भी समझा देता हूँ। तो फैक्टोरियल n कहने का मतलब बेसिकली दिस इज़ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे n बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये n हमेशा एक नेचुरल नंबर ही होता है, उसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है, ठीक है। सो फैक्टोरियल n इज बेसिकली n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टू 3 2 1। कहने का मतलब जितने का भी फैक्टोरियल मुझे लिखना है दैट इज़ इक्वल टू उतने ही टर्म्स यहाँ पे आ जाते हैं। कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, n से स्टार्ट करूँगा, नेक्स्ट n माइनस वन, नेक्स्ट n माइनस टू, नेक्स्ट n माइनस थ्री, अप टू कहाँ तक जाऊँगा, तो डिक्रीज होते होते ये 3 2 और 1 तक जाएगा। और इनके जब प्रोडक्ट्स लेते हैं तो वही हमारा फैक्टोरियल होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी उसके बारे में ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल लेकर समझा देता हूँ कि इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। कि सपोज अब हमें फैक्टोरियल 5 की वैल्यू पूछी गई, तो दिस इज इक्वल टू होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। सो दिस कम्स आउट टू बी 120। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए अभी फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो अगर मैं उस फॉर्मूले को देखूं और इस फॉर्मूले को लगाने की कोशिश करूं, तो मैं कुछ टर्म यहाँ पे लिखता हूँ, दैट इज़ 2C0। 2C0 की वैल्यू कितनी होगी, तो इस फॉर्मूले में लगा दो। n हमारा 2 है, r हमारा 0 है, फॉर्मूले में अप्लाई करूँगा तो फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 2 माइनस 0 मतलब फैक्टोरियल 2 आएगा। और अभी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन रख लें कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, तो 1 ही होती है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे आप 0 लेंगे और ये वैल्यू हमारी टर्म्स इनवैलिड हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 आई। उसी तरीके से अगर हम 3C0 भी कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू भी कितनी आएगी, तो 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू भी 1 आ जाएगी। मतलब इन जनरल हम यहाँ पे एक चीज़ याद कर सकते हैं कि मेरे NC0 की वैल्यू 1 आती है, एंड सिमिलरली यू कैन चेक NCN की वैल्यू भी 1 आएगी। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमको नोट करके रखनी है। यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूले अप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ा सा आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का नॉलेज होना चाहिए, और नहीं भी नॉलेज तो बस इतनी सी बात समझ लीजिए कि NCR की वैल्यू हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे फैक्टोरियल को हम इस फॉर्मूले से रिप्लेस करते हैं, और जब इस फॉर्मूले से रिप्लेस करेंगे तो ये हमारा कुछ टर्म ऐसा आएगा, ओके। और तीसरी बात यहाँ पे एक और चीज़, क्या कि अगर मैं मान लो 2C1 कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो मेरा कैसा आएगा, तो फैक्टोरियल 2, r हमारा 1 है तो 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये भी 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। जब हम 2 फैक्टोरियल को स्प्लिट करेंगे तो 2 इंटू 1 आएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मेरा 1 इंटू 1 मतलब 2/1, और वैल्यू मेरी आ जाएगी 2। सिमिलरली अगर मैं 3C1 कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये भी कुछ मेरा कैसा आएगा, तो फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। अगर इसे सिंप्लीफाई करूँ तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ऊपर में आ गया, नीचे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 हो गई, और 2 फैक्टोरियल को हम 2 इंटू 1 ले सकते हैं। हम देखते हैं 2 1 1 कैंसिल हो गया, तो ये 3, मतलब 2C1 की वैल्यू 2 आ रही है, 3C1 की वैल्यू 3 आ रही है। इसका मतलब NC1 की वैल्यू क्या आएगी, n आएगी, ठीक है। सो यहाँ से एक और कंक्लूजन हमें क्या रख लेना है कि हमारे NC1 क्या कंक्लूजन रख लेना है हमको कि NC1 की वैल्यू क्या आती है, n आती है। ये 3 पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं, और इसको अभी यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, ध्यान से समझें।
यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है तो मैं इसे समझ सकता हूँ 1। यहाँ पे भी कुछ मल्टीप्लाई नहीं है तो मैं यहाँ पे भी समझ सकता हूँ 1। सेम लॉजिक यहाँ पे भी मैं 1 समझ सकता हूँ और इसे 1 समझ सकता हूँ, इसे मैं 1 समझ सकता हूँ और यहाँ पे भी मैं 1 कंसिडर कर सकता हूँ। ओके, नाउ कैन आई राइट दिस 1 एज 2C0? क्या मैं उसको 2C0 लिख सकता हूँ? ठीक है, और ये यहाँ पे जो 1 है क्या मैं उसको 2C2 लिख सकता हूँ? मतलब बेसिकली मैं इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट कर रहा हूँ 2C0 a स्क्वायर b⁻0 प्लस 2C1 a स्क्वायर a⁻1 b⁻1 प्लस 2C2 a⁻0 एंड b स्क्वायर के फॉर्म में। अगर आप चेक करो तो 2C0 की वैल्यू 1 आएगी, सो ये टर्म मिल जाएगा मुझे। 2C1 NC1 की वैल्यू कितनी आती है? n आती है, तो 2C1 की वैल्यू 2 आएगी, इसका मतलब 2C1 की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा मुझे। और 2C2 मतलब NCN की वैल्यू 1 आती है, तो 2C2 की वैल्यू 1 आएगी, तो ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा मुझे। तो अब क्या दिख रहा है मुझे? मैं इसे इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। चलो दूसरे फॉर्म को एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो सके, तब जाके हम अपने एक फाइनल कंक्लूजन पे आएंगे। तो अब मैं इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि दिस इज़ 3C0 a³ b² b⁻0। तो 3C0 इज इक्वल टू 1, a³ b⁻0। 3 को मैं लिख सकता हूँ 3C1 क्योंकि NC1 की वैल्यू क्या होती है? n होती है। सो दिस इज 3C1 a⁻2 एंड b⁻1 है यही टर्म। क्या इस 3 को मैं 3a⁻1 b² को मैं अगर 3C2 लिख लूँ तो क्या ये सही होगा? तो अगर मैं इसको रफली कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखो क्या आएगी वैल्यू, फैक्टोरियल 3 आएगी अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r मतलब 1 हो जाएगा। सो फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 यही है हमारा एक्सप्रेशन जिसको कैलकुलेट किया, तो ये भी 3 आ रही है, मतलब मैं इसे 3C2 लिख सकता हूँ। प्लस नेक्स्ट हमारा आएगा 3C3 a⁻0 और b³। ठीक है, इस टर्म को मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब मुझे एक छोटा छोटा लिंक्ड पैटर्न दिख रहा है। कैसा पैटर्न दिख रहा है? तो अब देखेंगे अगर स्क्वायर वाली टर्म है तो वो कैसे स्टार्ट होती है? 2C0 2C1 2C2। क्यूब वाली टर्म थी तो कैसे चल रही थी? 3C0 3C1 3C2 3C3। क्या 4 वाली टर्म होगी तो उसे मैं ऐसा डायरेक्टली लिखूं? अब मैं ऊपर देखने की भी ज़रूरत नहीं समझता हूँ, मैं इसे डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ कि 4C0 a⁻4 b⁻0 होगा, देन 4C1 a⁻3 b⁻1 होगा, प्लस 4C2 a⁻2 b⁻2 होगा, प्लस 4C3 a⁻1 b³ होगा, प्लस 4C4 a⁻0 और b⁻4 होगा। तो अब आप आसानी से रिलेट कर पा रहे हो कि इस एक्सपांसन के तरीके को हम किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, और यही अब हमको अपना जनरल टर्म दे देगा। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला है? तो हमारा कंक्लूजन अब ये निकल गया है कि जैसा भी हो, जो कोएफिशिएंट, कहने का मतलब ये जो टर्म्स आती है, जो नंबर्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम उनके साथ, वो नंबर्स हमको किससे मिलता है? तो NCR वाले एक्सप्रेशन से मिलता है। और वो एक्सप्रेशन कैसा चलता है? तो वो स्टार्ट होता है हमेशा NC0 से। पावर 2 था तो 2C0 से स्टार्ट हुआ, 3 था तो 3C0 से स्टार्ट हुआ, 4 था तो 4C0 से स्टार्ट होगा, अगर n होगा तो NC0 से स्टार्ट होगा। देन जो पहला टर्म होगा मेरा, हम उसे a⁻हाईएस्ट n से स्टार्ट करेंगे। देखो n था 2 था तो 2 से स्टार्ट किया, 3 था तो 3 से स्टार्ट किया, 4 था तो 4 से स्टार्ट किया। ओके,
और b का जो एक्सप्रेशन है नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी, तो उसका रिवर्स ऑर्डर बिल्कुल 0 से स्टार्ट होगी और ये ऐसा टर्म आएगा। सो नाउ आई कैन राइट a प्लस बी रेज टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। तो अब मैं अपनी जनरल टर्म की बात करता हूँ, दैट इज NC0 a रेज टू द पावर n b रेज टू द पावर 0 होगा, NC1 a रेज टू द पावर n माइनस 1 b रेज टू द पावर 1 होगा, देन NC2 a रेज टू द पावर n माइनस 2 b स्क्वायर होगा एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक जाएगा ये, तो हम कहाँ तक देख रहे हैं, एंड कहाँ पे हो रहा है, NCN NCN NCN, मतलब कहाँ पे होना चाहिए ये, NCN पे एंड होना चाहिए। लास्ट टर्म में a की पावर 0 हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। दैट इज़ द बाइनोमियल एक्सपेंशन। यही मेरा क्या है, बाइनोमियल एक्सपेंशन है। सो आपको होपफुली अभी एक्सपांसन का रिजल्ट यहाँ पे कैसे आया है अब ये बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो को एक बार थोड़ा सा रिवर्स में जाइए और फिर से एक बार वीडियो को देखने की कोशिश करिए। जितनी बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आप उसको बारीकी से एक बार समझने की कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल ये बात समझ में आएगी। ओके ठीक है ना, थोड़ा NCR की प्रॉपर्टीज़ पे चलते हैं और वहाँ से कुछ कंक्लूजन और निकालते हैं हम लोग। और वो कंक्लूजन्स क्या है कि NCR, एक मिनट अभी मैं इन चीज़ों को थोड़ा रब कर देता हूँ, ठीक है, क्या कि NCR इज ऑल्सो इक्वल टू NCN माइनस R होता है। क्या पॉसिबल है? तो हो सकता है। इस पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या मैं इसे फैक्टोरियल ऊपर ले सकता हूँ, नीचे R की जगह पे n माइनस R है तो मैं पहले फैक्टोरियल R इधर ले लेता हूँ और यहाँ पे क्या आएगा n माइनस R, मतलब दिस माइनस दिस होगा। सो n माइनस दिस करूँगा तो माइनस n और प्लस R का फैक्टोरियल हो जाना चाहिए एंड विच इज कन्वर्टेड इनटू फैक्टोरियल R अपॉन n माइनस R का फैक्टोरियल, और ये R का फैक्टोरियल क्योंकि ये n का तो कैंसिल हो गया। तो क्या ये बिल्कुल उसी का एक्सप्रेशन है। सो आई कैन यूज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि NC0 को मैं NCN ले सकता हूँ, इसके पहले वाली जो टर्म आएगी वो आएगी NCN माइनस 1 और यहाँ पे क्या है NC1, तो NC1 इज ऑल्सो इक्वल टू NCN माइनस 1 हो जाएगा। NC2 उसके पहले वाले टर्म को देखेंगे तो NCN माइनस 2 हो जाएगा। तो क्या हम इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं? यस, आई कैन इंटरचेंज ऑल्सो। कहने का मतलब इन दोनों को हम ऐसा फ्लिप भी कर सकते हैं, मतलब आप चाहो तो b का पावर 0 नहीं, b के पावर n से स्टार्ट कर सकते हो और a के पावर 0 से स्टार्ट कर सकते हो उधर। मतलब ये ऑर्डर को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हम जनरली इस अप्रोच को फॉलो करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा हमारे लिए आसान अप्रोच होता है। ठीक है, तो इसको हम फॉलो करेंगे और इससे हम अपने किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक कंक्लूजन पे आना चाहता हूँ कि अगर मुझे मान लो a प्लस बी रेज टू दी पावर n का टर्म दिया हुआ है तो पहली बात हमको ये समझना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। ये जो एक्सपांसन आएगा उसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात समझते हैं पहले कि अगर a प्लस बी का स्क्वायर था तो मेरे पास कितने टर्म्स आ रहे थे, 1 2 3 टर्म्स। a प्लस बी रेज टू दी पावर क्यूब है तो कितने टर्म्स होंगे हमारे पास, 1 2 3 4 टर्म्स। रेज टू दी पावर 4 है तो क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 टर्म्स। मतलब जितना पावर है उससे एक एडिशनल टर्म मिलता है हमको। सो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस केस इज n का पावर, अगर पावर n है तो कितना होगा, n प्लस 1। सो नंबर ऑफ टर्म्स, इस सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे, इज n प्लस 1। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम लोग कि अगर मैं किसी भी r प्लस 1th टर्म की बात करूँगा तो वो क्या होगा। तो थोड़ा एक बार फिर से ऑब्जर्वेशन पे आ जाओ और अपने रिजल्ट को हम ले लेते हैं। क्या है, NC0। फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूँ तो NC0 है, सेकेंड टर्म की बात कर रहा हूँ तो NC1 है, थर्ड टर्म की बात कर रहा हूँ तो NC2 है।
तो अगर r प्लस 1th टर्म की बात करूँगा तो क्या ये NCR होगा? एक कम हो रहा है, होगा। और उसके बाद अब रिलेशन यहाँ से बनाना शुरू कर दो। ए में क्या है, n और 0 इन दोनों का डिफरेंस a का पावर, यहाँ पे n-1, यहाँ पे n-2, मतलब a का पावर जो बेसिकली आएगा वो कहाँ से आएगा, n-r से आएगा। और b के पावर को ऑब्जर्व करो, तो जो यहाँ पे टर्म है वही b के पावर है, जो यहाँ पे टर्म है वो b का पावर है, जो यहाँ पे टर्म है वो b का पावर है। इसका मतलब b का पावर क्या हो जाएगा मेरा, r हो जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है हमें, तो ये हमें काम आएगा जब हमको पूछा जाएगा कि फाइंड द rth टर्म, या rth टर्म से रिलेटेड कोई भी एक्सप्रेशन फाइंड करना हो। तो लॉजिक क्या है याद रखने का, हम r प्लस 1th टर्म की बात कर रहे हैं। क्या देखना है हमको, यहाँ पे सबसे पहले तो NCR जो हम लेते हैं वो कैसा होगा, तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उससे छोटी एक वैल्यू आनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक छोटी वैल्यू आनी चाहिए। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो टर्म्स है n और r, इनके डिफरेंस में a का पावर आएगा, मतलब पहले टर्म का पावर आएगा, और जो यहाँ पे पावर है वही r का पावर हो जाएगा। लॉजिक इसके पीछे बस एक ही है कि इनके दोनों के पावर्स का एडिशन हमेशा n के बराबर होना चाहिए, मतलब जिसका हम एक्सपेंशन कर रहे हैं जिस डिग्री का, उसके बराबर होना चाहिए। ओके, तो इसमें वैसे डिस्कशन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो सीरीज के साथ बने रहिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे आने वाले वीडियो में हम इसको और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। और इतना ही नहीं, हम इस पे बेस्ड JEE के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके।